दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस देश के पास है ये तय करने के लिए एक मानक होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। इस मीटर पर सबसे ऊपर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर आता है चीन। लेकिन पिछले कुछ बरसों में चीन से तमगा छिनने की आशंका बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जीडीपी में लगभग 30% की हिस्सेदारी प्रॉपर्टी सेक्टर की, और पिछले कुछ समय में चीन का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो धराशायी होने की कगार पर खड़ा है। रियल एस्टेट कंपनियों के पास पैसा नहीं है, पुराने प्रोजेक्ट्स बंद होने लगे हैं, खरीदार न मिलने के कारण दाम घट रहे हैं, पुराने खरीदारों ने किश्त चुकाना बंद कर दिया है, बने बनाए शहर गोस्ट टाउन में तब्दील होते जा रहे हैं, उनका कोई नाम लेवा तक नहीं बचा हुआ है। इन सबके बीच 17 अगस्त को एक और धमाका हुआ। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक एवरग्रांड ने अमेरिका में दिवालिया होने की अर्जी लगा दी। कुछ समय पहले ही कंपनी ने 6.5 लाख करोड़ रुपए के घाटे का खुलासा भी किया था। इससे पहले 2021 में कंपनी लगभग 25 लाख करोड़ भारतीय रुपए के कर्ज पर डिफॉल्ट कर गई थी। तब सरकार ने किसी तरह संभाला था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब एवरग्रांड को आखिरी बचा रास्ता ही अपनाना पड़ा है। तो आज हम जानेंगे एवरग्रांड ने दिवालिया होने की अर्जी क्यों लगाई, चीन का रियल एस्टेट सेक्टर संकट में क्यों है, और इस संकट का चीन की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी चीन की। आधुनिक चीन के इतिहास में 3 नेताओं को सबसे अहम माना जाता है। पहले थे माओ जेडोंग, जिन्होंने अक्टूबर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी। तीसरे हैं मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्होंने आजीवन पद पर बने रहने का इंतजाम पुख्ता कर लिया है। और इन दोनों के बीच में हुए डेंग जियाओपिंग, एक समय तक माओ के सबसे वफादार लोगों में से एक थे, लेकिन उसकी नीतियों का विरोध भी करते थे, जिसके चलते साइडलाइन होना उनको पड़ा, निर्वासन में रहे। 1976 में माओ की मौत हो गई। फिर कुछ समय तक गैंग ऑफ 4 का कब्जा रहा। यह एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि सीसीपी के 4 बड़े नेताओं का गुट था। इनमें से एक माओ की पत्नी भी थी। उन्होंने डेंग को दरकिनार करने की साजिश रची, लेकिन उससे पहले ही चारों को अरेस्ट कर लिया गया। अब डेंग का रास्ता साफ हो चुका था। 1978 में वो सुप्रीम लीडर बने। उन्होंने माओ की पॉलिसीज को पलटना शुरू कर दिया। इनमें से एक प्रॉपर्टी सेक्टर भी था। माओ के समय में घर को निजी संपत्ति नहीं माना जाता था। डेंग ने इसको बदल दिया। 1980 के दशक में लोगों को लोन लेकर खरीदने का अधिकार भी मिला। दरअसल डेंग जियाओपिंग का सबसे ज्यादा फोकस इकोनॉमी पर था। नए इकोनॉमिक सिस्टम में अधिनायकवाद और पूंजीवाद दोनों को शामिल किया गया। चीन ने अपना मार्केट दुनिया के लिए खोल दिया, लेकिन चाबी उसकी सरकार के पास बनी रही। मार्केट खुला तो इंडस्ट्रीज भी खुली, शहरों में रोजगार के मौके बढ़े, गांव से पलायन होना शुरू हुआ। माओ की सांस्कृतिक क्रांति में शहरी जनता को खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, वे भी वापस लौटे। इसके चलते शहरों की आबादी बढ़ी, लोगों के पास पैसा तो था लेकिन पर्याप्त घर नहीं थे। ऐसे में इकोनॉमी का सिंपल सिद्धांत लागू हुआ, मांग में वृद्धि तो दाम में वृद्धि। और ये नियम केवल तब लागू होता है जब कमोडिटी यानी बेची जाने वाली चीज सीमित हो। धरती पर जमीन सीमित है, सो मिट्टी सोना हो गई। चीन में जमीन और घरों के दाम दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ने लगे। हमने चीन में मौजूद पत्रकार अनिल पांडे से पूछा, रियल एस्टेट सेक्टर चीन की इकोनॉमी का सबसे अहम हिस्सा कैसे बन गया। सुनिए उनका जवाब। चीन में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जमीन पर सरकार का हक होता है, जैसे कि भारत या अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल अलग है। तो सरकार जाहिर सी बात है कि अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी जमीन बेची। 1990 से लगभग 2000 के दशक में यह बहुत बड़ा बूम आया चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर में। चीन की इकोनॉमी फ्लरिश की, तो सरकार ने पूरा जो जमीनें थी वो डेवलपर्स को बेची, उन्होंने दूसरे डेवलपर्स को बेची। तो एवरग्रांडे जैसे तमाम बड़े ग्रुप खड़े हो गए चीन में, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। तो वो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी करनी शुरू की, प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स लेके आए। लेकिन उसके लिए सरकार ने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि उनको आसानी से लोन मिलने लगा। तो उनको, क्योंकि एक तरह से विन विन सिचुएशन थी दोनों के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत प्रमोट किया इनको आगे बढ़ने में, और वो लोन लेते रहे। तो कुछ दिन पहले मेरी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो यही बता रहे थे कि ये बहुत बड़ा बबल था जो बहुत पहले फूट जाना चाहिए था। उसमें यही हो रहा था कि ये लोन ले रहे थे। माना उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिल्ली में खड़ा करने का प्लान बनाया है, फटाफट उन्होंने बाहर से बिल्डिंग खड़ी की, अंदर कुछ नहीं बनाया।
इतने में सरकार को दिखा दिया कि हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, तो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पैसा ले लिया। तो ऐसे ही हजारों प्रोजेक्ट एवरग्रांडे और जो दूसरी कंपनियां हैं उन वो सामने लेकर आई। और लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि जब ये इकोनॉमिक स्लो डाउन आने लगा और बीच बीच में हुआ था और ये कोरोना भी सामने आया, तो सरकार को अब लगा कि भाई ये तो मामला, सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको लगा कि ये मामला जो है हाथ से अब निकल रहा है। तो फिर उन्होंने इस पर थोड़ा सा लगाम कसने की कोशिश की। उनको जो कर्ज मिल रहे थे, बेलगाम कर्ज मिल रहे थे उनको, तो उस पर थोड़ा कम करना शुरू किया। तो ये सीधे सीधे इनका फॉल्ट आने लगा। बेसिकली आपको पता है कि एवरग्रांडे जो है $340 बिलियन का उनका लगभग उनका लोन है, कर्ज है, देनदारी फंसी हुई है। और लास्ट ईयर में उन्होंने $80 बिलियन के आसपास उन्होंने बोला कि हमको जो है अभी भी हमारे पास जो लास्ट ईयर में फाइनेंशियल उनको लॉस हुआ है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा बबल था। सरकार जो, जैसा आप जानते हैं कि चीन की इकोनॉमी का 30% जो है ये रियल एस्टेट, जो उसका कंट्रीब्यूशन है, जो चीन की जीडीपी है उसका 30% जो है रियल एस्टेट से आता है। तो जाहिर सी बात है सरकार को बहुत लाभ हो रहा था, प्रॉपर्टी डीलर्स को बहुत लाभ हो रहा था। और बहुत प्रॉपर्टी के दाम चीन में आप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत ज्यादा महंगे हैं, बहुत सारे देशों से महंगे हैं यहाँ पर। तो ये सब लेकिन अब क्या हुआ कि कोरोना के चलते लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो घर भी नहीं खरीद रहे हैं, और ऊपर से सरकार की ओर से भी तमाम तरह की नीतियां लागू हो गई हैं। तो ये सब एक तरह से पूरा जो स्लम्प आ रहा है उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लोगों ने रियल एस्टेट में इतना भरोसा क्यों दिखाया था? ये सवाल हमने पूछा आर्थिक मामलों के जानकार अमित भंडारी से। सुनिए उन्हें। पहला कारण ये है, अगर आप देखेंगे कि पिछले 40 या 50 वर्षों में चीन में काफी रूरल टू अर्बन एक लोगों का मूवमेंट हुआ है। काफी लोग जो पहले गांव में रहते थे वो शहरों में आए हैं, और इसकी वजह से अर्बन पॉपुलेशन या शहरों की पॉपुलेशन आबादी काफी बढ़ी है। और इसकी वजह से, एक तो इसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइसेस ऊपर गए हैं, क्योंकि चीन की आबादी पिछले शायद 70 साल में 2 या 3 गुना बढ़ी हो, लेकिन जो शहरों की आबादी है वो इससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, दूसरा कारण ये है कि चीन में पिछले 40-50 वर्षों से जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो स्मॉल इन्वेस्टर के लिए सही नहीं रहे हैं। बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है वो, अगर आप इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करें तो वो एक तरह से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, रेट सेवर्स को मिला है। इसी तरह से पिछले 20 साल में अगर आप देखेंगे, चाइना का स्टॉक मार्केट कहीं भी नहीं गया है। तो अगर स्टॉक मार्केट में मेरा पैसा सुरक्षित नहीं है, अगर बैंकों में मेरा पैसा धीरे धीरे करके कम हो जाता है, तो फिर मैं अपना पैसा कहाँ डाल सकता हूँ? ये दूसरा कारण है कि रियल एस्टेट में काफी इन्वेस्टर, काफी रिटेल इन्वेस्टर भी अपना पैसा रियल एस्टेट में रखना पसंद करते हैं। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में शहरीकरण पूरी दुनिया में बढ़ा था और चीन इकलौता नहीं था, लेकिन तेजी से आगे बढ़ने की सनक में बहुत सारी अनियमितताएं पैदा हो गई। अधिक ब्याज दरों पर खूब सारा लोन उठाना, बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स का पालन न करना, कर्ज का मकड़जाल, लोन की वसूली पर सरकार का ध्यान न होना समेत और भी कई गड़बड़ियां। रियल एस्टेट कंपनियों ने इसका जमकर फायदा उठाया। वे प्रॉपर्टी सेक्टर में पोंजी स्कीम चलाने लगी। एक प्रोजेक्ट का पैसा लेकर दूसरे में लगा देना, दूसरे का तीसरे में और तीसरे का चौथे में, और ये क्रम बढ़ता चला गया। इस चक्कर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटकने लगे। जब लोगों को तय समय पर घर नहीं मिले, उन्होंने किश्तें चुकानी बंद कर दी। किश्त नहीं तो पैसा नहीं, और पैसा नहीं तो सारा काम ठप। ऐसे में पोंजी स्कीम भरभरा कर गिर गई। और इस खेल का सबसे क्लासिक उदाहरण बनी एवरग्रांड। इसको बनाया था सुजियान ने 1996 में ग्वांगझू शहर में। कंपनी ने पहली बार में 323 अपार्टमेंट्स बनाए थे। सब दिन पूरा होने से पहले बिक गए। धीरे धीरे कंपनी चीन में छा गई। रियल एस्टेट सेक्टर में वो टॉप की लिस्ट में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन उनका ध्यान दूसरी फील्ड्स पर भी था। 2010 में जियान ने एक फुटबॉल क्लब खरीदा, फिर इलेक्ट्रिक कार, टूरिज्म, बोतल बंद पानी में भी निवेश किया। 2015 में सुजियान एलन मस्क को टक्कर देने का दावा कर रहे थे। 2017 में वो एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। तब उनकी संपत्ति लगभग 4 लाख करोड़ रुपए थी। उस वक्त तक चीन में रियल एस्टेट का गुब्बारा लगातार फूल रहा था। तभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हवा निकाल दी। 2017 में एक पार्टी मीटिंग में बोले, हाउसेज आर फॉर लिविंग इन, नॉट फॉर स्पेकुलेशन, यानी घर रहने के लिए है, ना कि पैसा बनाने के लिए। इसके बाद सरकार ने रियल एस्टेट कंपनियों पर पाबंदी लगानी शुरू की। फिर अगस्त 2020 में 3 रेड पॉलिसी लेकर आई, यानी 3 ऐसी लाल रेखाएं जिनको पार किया तो फंडिंग या कर्ज मिलना बंद। क्या थी ये 3 लाल रेखाएं?
पहली रेखा, देनदारी आपकी कुल संपत्ति के 70% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी रेखा, कंपनी के कुल कर्ज और शेयर धारकों की कुल इक्विटी का रेशियो 100% से अधिक ना हो। और तीसरी रेखा, कंपनी पर जितना शॉर्ट टर्म कर्ज है उतनी मात्रा में कैश होना चाहिए। नए नियमों के अनुसार कोई कंपनी एक भी रेखा पार नहीं करती तो वो 15% की सालाना दर से कर्ज बढ़ा सकती है। एक पार करने पर 10% और 2 पार करने पर 5% कर्ज बढ़ाया जा सकता है। जिस कंपनी ने तीनों रेखा पार कर दी उसको आगे कोई कर्ज नहीं मिलेगा। एवरग्रांड ने तीनों रेखाएं पार की थीं। कंपनी के फाउंडर सूजियान कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी थे, सरकार को सलाह दिया करते थे। इस वजह से कर्ज देने वालों को पैसा वापस मिलने का भरोसा था। नतीजतन उन्होंने खजाना खोलकर पैसा लुटाया। इतना पैसा कि एक समय बाद कर्ज कंपनी की कुल संपत्ति के पार पहुंच गया और जैसे सरकारी बैंकों ने कर्ज देना बंद किया, उनकी हालत खराब हो गई। उनके पास ब्याज चुकाने तक के लिए पैसा नहीं बचा था। फिर सप्लायर्स ने काम बंद कर दिया और खरीदारों ने किश्त चुकाना, क्योंकि उन्हें कुछ भी वापस मिलने का भरोसा नहीं था। सितंबर 2021 में एवरग्रांड पर लगभग 25 लाख करोड़ रुपए की देनदारी हो चुकी थी। इनमें से आधे से अधिक पैसा सप्लायर्स का बकाया था। कंपनी को बैंकों और देनदारों को ब्याज की किश्त भी चुकानी थी, लेकिन वे तय समय पर पैसे नहीं दे पाए। इसकी वजह से रेटिंग एजेंसीज ने उनकी रेटिंग गिरा दी। इस तरह बाहर से कर्ज मिलने की संभावना भी कम होने लगी। बाकी कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। लोगों ने खर्च करना कम कर दिया था। इसकी वजह से प्रॉपर्टी सेक्टर की आमदनी घटती चली गई। एवरग्रांड डिफॉल्ट हो चुकी थी। मार्च 2022 में वो शेयर मार्केट से भी हट गई। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर चीन की जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। सबको घर देने के अलावा सरकार की एक सोच और भी थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होने वाली कमाई काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर करती है। विदेश में जैसी मांग होगी उसी हिसाब से आपकी फैक्ट्रियां काम करेंगी। इसके जरिए दूसरे देश चीन पर दबाव भी बना सकते थे, लेकिन रियल एस्टेट के साथ ऐसा नहीं था। ये सेक्टर डिमांड और सप्लाई को देश के अंदर ही पूरा कर रहा था। लोगों को रोजगार मिल रहा था और कैश फ्लो भी बरकरार था। ऐसे में एवरग्रांड का डूबना बहुत बड़ी घटना थी। कंपनी की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक एवरग्रांड के फिलहाल 280 शहरों में 1300 से अधिक प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से लगभग 38 लाख लोगों को रोजगार मिलता था। एवरग्रांड जैसी हालत कई और रियल एस्टेट कंपनियों की भी थी। वे भी कर्ज चुकाने में असफल हो रही थीं। जब इसका दायरा बढ़ने लगा तब सरकार ने 3 रेड पॉलिसीज में ढील दी। घर खरीदने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया गया, लेकिन तब तक उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं, इसलिए एवरग्रांड को कोई फायदा इसका नहीं मिला। 2023 की शुरुआत में कंपनी कर्ज चुकाने के लिए नया प्लान लेकर आई। इसके तहत ग्रुप की दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची गई। विदेशों में मौजूद संपत्तियां बेचकर कुछ कर्ज चुकाया गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। फिलहाल उसकी देनदारी बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन आज हम चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की चर्चा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि 17 अगस्त 2023 को एवरग्रांड ने न्यूयॉर्क की अदालत में दिवालिया होने की अर्जी दाखिल की। अमेरिका के दिवालिया कानून के चैप्टर 15 के तहत ये अर्जी लगाई गई है। ये चैप्टर तब लागू होता है जब इसमें एक से अधिक देश शामिल हो। एवरग्रांड के मामले में चीन भी पार्टी है। मेन सुनवाई चीन में होगी, जबकि अमेरिका की अदालत उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। तो क्या एवरग्रांड हमेशा के लिए बंद हो सकती है? सुनिए अमित भंडारी को। इन्होंने जो अमेरिका में जो मेरे ख्याल से अर्जी डाली है, उसका अर्थ ये है कि इनके जो फॉरेन क्रेडिटर्स हैं चाइना के बाहर, उनके अगेंस्ट बेसिकली बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने फाइल किया है। तो ये एवरग्रांड की फॉरेन लायबिलिटीज के अगेंस्ट फाइल किया गया है। चाइना के अंदर उसके ऑपरेशंस का क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ये जरूर जानकारी होगी कि ये कंपनी बैंक्रप्सी के लिए फाइल करेगी, और क्योंकि चाइना की सरकार का रोल इतना ज्यादा है बिजनेस में और अर्थव्यवस्था में, अगर उनके पास कुछ ऐसा लेवरेज होता है या कोई तरीका होता है कि कंपनी बैंक्रप्सी के लिए ना फाइल करे, तो वो भी जरूर करते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि चाइना की सरकार के पास अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए जो टूल्स हैं वो काफी कम पड़ गए हैं, या फिर जितना जैसे पहले ऐसा माना जाता था कि कम्युनिस्ट पार्टी के पास ब्लैंक चेक है, वो किसी भी अमाउंट का चेक साइन कर सकते हैं। हमने पूछा एवरग्रांड का दिवालिया होना या प्रॉपर्टी बबल का फूटना चीन की इकोनॉमी के लिए क्या संकेत दे रहा है? पहला तो ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर चीन की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है। 25 से 30% अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट पे चलती है। तो अगर 25 से 30% अर्थव्यवस्था वाला सेक्टर अचानक उसकी सबसे बड़ी कंपनियां या तो दिवालिया हो रही हैं, अपने डेट पे डिफॉल्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि वहां इकोनॉमी में स्लो डाउन है।
चाइना का अगर हम इकोनॉमिक डेटा देखें उससे लगेगा कि चाइना की इकोनॉमी अभी भी अच्छे रेट पे ग्रो कर रही है, लेकिन जो चाइना से आने वाला ऑफिशियल डेटा है वो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये मैनेज डेटा होता है और ज्यादातर सीरियस इकोनॉमिस्ट इसको नहीं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए ध्यान देते हैं कि क्या झूठ बोला जा रहा है। तो चाइना की इकोनॉमी काफी खराब हाल में है, ये पक्का है। दूसरी बात, चाइना की गवर्नमेंट, चाइना की सरकार के पास इसको हैंडल करने के लिए ऑप्शन काफी कम है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि रियल एस्टेट की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चाइना की इकोनॉमी के बारे में जो कहा जा रहा था कि स्ट्रांग है, रिकवर करेगी कोविड लॉकडाउन बंद होने के बाद, वो चीजें सही नहीं थी। और अगले कुछ सालों में मेरे ख्याल से ये जो स्लो डाउन है ये चलेगा, स्टैग्नेशन या स्लो डाउन चलेगा इनकी। प्रॉपर्टी सेक्टर में संकट का वन चाइल्ड पॉलिसी से क्या कनेक्शन है? लेकिन अगर हम देखें कि चीन की आबादी बढ़ना बंद हो गई है पिछले 20-25 पिछले कई सालों से, पहली बात। दूसरी बात, आबादी का जो नंबर है उसमें एक चीज जो हमें नहीं दिखती है वो है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे उनके होंगे उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट किसी भी समाज का 2.1 से नीचे चला जाए, इसका मतलब है उसकी आबादी गिरने लगेगी। चाइना का टोटल फर्टिलिटी रेट पिछले 20-25 साल से 2 के नीचे जा चुका है, जिसका मतलब है कि इनकी आबादी कम होगी, ज्यादा लोग रिटायरमेंट के बाद चले जाएंगे, मतलब कंट्री की इकोनॉमी एक तरह से ग्रे हो जाएगी। और हम ऑटोमेशन की बात करते हैं लेकिन इकोनॉमी कंजम्पशन पे चलती है, मशीनें कुछ कंज्यूम नहीं करती हैं बिजली के सिवाय। तो एक तो चीन की सरकार को ये डर है कि उनकी आबादी कम हो रही है और उसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी वो खतरे में आ जाएगी। जो भी अपनी वो चीजें लाना चाहते थे सिक्योरिटी के टर्म्स में, वो सब खटाई में पड़ जाएगा। तो इसको रोकने के लिए चीन सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफी चीजें करी हैं। चाइना में 1980s में उन्होंने मैंडेटरी वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, जो कि पिछले कुछ सालों में उसको विड्रॉ कर दिया गया है। इससे हमें पता चलता है कि इनको अपनी आबादी के बारे में डर है। दूसरी बात, शी जिनपिंग ने, जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले एक रियल एस्टेट के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बोला था, हाउसेज आर फॉर लिविंग नॉट फॉर इन्वेस्टिंग। क्योंकि इतने इन्वेस्टर रियल एस्टेट में है, रियल एस्टेट काफी शहरों में महंगा हो गया है और अगर कोई घर नहीं खरीद सकता तो वो उसको फैमिली शुरू करने में मुश्किल पड़ती है। तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरह से रियल एस्टेट के प्राइस कम किए जाए और इसकी वजह से उन्होंने रियल एस्टेट पे कुछ स्क्रू कसना शुरू किया। लेकिन होता क्या है कि इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन, पहले जब आप वन चाइल्ड पॉलिसी थी और आप और चीजें कर रहे थे, आपका एक डिस्टॉर्शन आया कि रियल एस्टेट प्राइस ज्यादा हो गए। अब जब आपने दूसरी साइड से स्क्रू टाइट किए तो इसका ये डिस्टॉर्शन हुआ कि इकोनॉमी आपकी बहुत बुरी तरह से हिट होगी। इस क्राइसिस का बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत में भी इसका प्रभाव दिख सकता है? जी, एक तो असर ये होगा, जैसे अगर हम देखें 2003 से लेकर 2020 तक का जो पूरा साइकिल है, इस टाइम को हम कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं, क्योंकि हर तरह की कमोडिटी, ऑयल, नेचुरल गैस, आयरन ओर, कोल, हर चीज के दाम बढ़े, हर चीज की डिमांड बढ़ी, क्योंकि चाइना में इन चीजों की खरीद हो रही थी। तो अगर चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है तो इन कमोडिटीज के प्राइसेस में जो उछाल आया था वो थोड़ा मॉडरेट होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, अगर वहां डिमांड कम हो गई है, इसका मतलब है कमोडिटी प्राइसेस कम होंगे। अच्छा, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर चाइनीज इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है या कम ग्रो कर रही है, तो जो विदेशी कंपनियां हैं जो चाइना में काफी इन्वेस्टमेंट करती हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पहले ही वो दूसरे बेसिस ढूंढ रही हैं, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में काफी क्रैकडाउन किया है बिजनेस में। लेकिन अगर अब उनको नई फैक्ट्रियां खड़ी करनी होंगी तो दूसरी जगहों को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अगर ग्रोथ इंडिया में आने वाली है तो इंडिया को वो एक सीरियस ऑप्शन की तरह देखेंगे सब, क्योंकि अगर यहाँ ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस करने में, तो एक बार लाजिमी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है देखा जाए। तीसरा एक इसका नेगेटिव असर ये हो सकता है कि पिछले 70-75 सालों से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह से एक इनफॉर्मल अग्रीमेंट रहा है अपनी पॉपुलेशन के साथ कि जो उनकी पॉपुलेशन है वो राजनीति से बिल्कुल बाहर रहेगी और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी डिलीवर करेगी। पहली बात, अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है तो ये अग्रीमेंट एक तरह से टूट जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चाइना का प्रोपेगेंडा देखेंगे सिक्योरिटी इश्यूज पे,
तो वो काफी प्रोपेगेंडा, एक जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन 1850 से लेकर 1949 का जो टाइम है, उस पे ध्यान देते हैं कि कैसे विदेशी वेस्टर्न पावर्स ने चाइना को ह्यूमिलेट किया, अनइक्वल ट्रीटी उस पे इन्फोर्स करी, उसकी जमीन छीनी। तो बेसिकली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी लेजिटिमेसी के लिए वेस्टर्न फॉरेन इंटरफेरेंस को काफी उछाला है। तो अगर इकोनॉमी पे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो वो शायद बॉर्डर पे या कुछ सिक्योरिटी या कुछ फॉरेन रिलेटेड इशू उछाल सकते हैं अपने इस नाकामी को छिपाने के लिए। और इसका मतलब है कि जो चाइना के पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, और चाइना के अपने सारे ही पड़ोसियों के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ बॉर्डर पे गड़बड़ ना करी जाए। और यहाँ पे आई थिंक इंडिया का एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब नहीं रहा है, क्योंकि हमारा उनके साथ डिस्प्यूट है और इस बात पे हमें थोड़ा सावधान रहना। चीन की लोकल मीडिया में इस घटना को किस तरह पेश किया जा रहा है? मैं चीन की मीडिया में देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि ये पश्चिम की चाल है, चीन की इकोनॉमी स्लो नहीं हो रही है, हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको कोई प्रभाव, हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो उनको कहना है कि अमेरिका, आप अपने आंतरिक मुद्दों में देखो, आपके तो पूरा जो आपका फेडेक्स का जो पूरा रिजर्व पूरा वाला लोन वाला इश्यू है, आपका बहुत बड़ा मामला चल रहा है, आप अपने को देखिए, और हम बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाहर नजर आ रहा है कि चीन की इकोनॉमी स्लो हो रही है और स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, और रियल एस्टेट ने तो इसको और मुसीबत को और बढ़ा दिया है कोरोना के बाद। आपने इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स की राय सुनी, आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते अब आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।